नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे शॉर्ट हैंड वर्ड यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैंने रामधारी गुप्ता खंड 2 की 125 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन की एक सीरीज लाया हूँ मैं। इसमें आप डिक्टेशन लिखिए और हर डिक्टेशन को आप लिखने के बाद उसको पढ़िए और उसको ट्रांसक्राइब ज़रूर करिए। तो आप सभी लोग डिक्टेशन लिखिए और अगर डिक्टेशन पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल को हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए जिससे हमारे नए वीडियो आपको मिलते रहें। 125 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, जब हम भारत की संपदाओं और उत्पादन के उपादानों के संदर्भ में भारत की अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हैं तो उस समय अनिवार्य रूप से उपयुक्त टेक्नोलॉजी से संबद्ध प्रश्न उठ खड़े होते हैं। इसके लिए कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता। यह तो अलग अलग उद्योग के लिए अलग अलग होगा। कुछ उद्योग अपरिहार्य रूप से पूंजी प्रधान होंगे। इसका हमारे सुधारों और विदेशी निवेश से कोई संबंध नहीं है। हमारे अपने सरकारी क्षेत्र में स्थापित कई उद्योग बहुत ही पूंजी प्रधान हैं। ऐसे भी कई क्षेत्र हैं जहां उत्पादन के श्रम प्रधान तरीकों का उपयोग होता है और वे प्रतियोगिता का सामना भी करते हैं। सारी दुनिया में हम आज यह देख रहे हैं कि एक जगह वेतन अधिक होने के कारण तथा दूसरी जगह सस्ते विकल्प होने के कारण उद्योग अपने स्थान बदलते रहते हैं। यह बात एक दूसरे से कतई भिन्न क्षेत्रों पर भी लागू होती है, जैसे वस्त्र उद्योग, चमड़े का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई अन्य उद्योग। अन्य स्थानों से आकर भारत में जो निवेश किए जा रहे हैं, वे ठीक इन्हीं कारणों से किए जाते हैं और ये उद्योग बड़ी मात्रा में रोजगार प्रदान करेंगे। यह आर्थिक निर्णय लेने की स्वाभाविक प्रक्रिया का अंग होता है। ऐसा सोचना अनुभवहीनता ही कहा जाएगा कि भारत में पूंजी प्रधान उद्योगों की स्थापना लोग जानबूझकर करे बिना इस बात पर विचार किए कि दोनों देशों में आपेक्षिक मूल्य और हमारे सुस्थापित तुलनात्मक लाभ क्या हैं। उसी के साथ जहां पूंजी प्रधान टेक्नोलॉजियां और उच्चतर उत्पादकता तथा वेतन साथ साथ चलते हैं, उनका हमें स्वागत करना चाहिए। हमें उन्हें टालना नहीं चाहिए। अंतिम निर्णय तो बाजार की शक्तियों पर निर्भर करेगा। मुझे ऐसा कभी नहीं लगता कि हमारे उद्यमी निर्णय करने में किसी से कम कुशल हैं। तथापि यहाँ पर यह जोर देना अप्रासंगिक नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी का चुनाव अत्यंत सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में विदेशी टेक्नोलॉजी का आयात करने वालों को देश में उपलब्ध टेक्नोलॉजियों की भी सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए। सामान्य रूप से टेक्नोलॉजी का विलयन और अंगीकरण उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना टेक्नोलॉजी को तैयार करने की क्षमता पैदा करना। हमारे पास क्षमताएं हैं और इस क्षेत्र में हमें अपनी संपदाओं का इष्टतम उपयोग करना चाहिए। वास्तव में तो अपने ही देश में विकास और अनुसंधान करने का स्थान और कुछ नहीं ले सकता। तभी हम प्रतियोगिताओं का लाभ उठा सकते हैं, विशेषकर उस स्थिति में जब अन्यत्र टेक्नोलॉजी में विकास बड़ी तेजी से हो रहा है और उनके पुराने पड़ने की दर भी बहुत ही ज़्यादा है। यह बात पूरी तरह स्वीकार की जाती है कि नियंत्रणों और परमिटों की प्रणाली से ईमानदारी का खात्मा हो जाता है। उदारीकरण प्रक्रिया का तात्पर्य इन नियंत्रणों को समाप्त करना है। मुझे यह देखकर सचमुच बहुत खेद होता है कि इस संक्रमण काल में जब हम लाइसेंस राज्य से उदारीकरण की प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं, संरचनात्मक समायोजन हो रहा है। महोदय, पिछले कुछ वर्षों से पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में एक उत्साहजनक जागरूकता देखने को मिल रही है। जैसे जैसे हम अपने विकास का खाका बनाने लगे हैं, वैसे वैसे यह बात अनुभव की जाने लगी है कि वह अपने बूते पर खड़ा रह सके और पर्यावरण की दृष्टि से भी उपयुक्त हो। अपने देश की जनता के प्रति हमारा यह दायित्व है कि हम
अपनी प्राकृतिक संपदा की रक्षा करें अपने प्रयासों द्वारा और यदि आवश्यक हो तो विदेशी टेक्नोलॉजियों का उपयोग करके हमें पर्यावरण के विनाश की समस्याओं को हल करने की चेष्टा करनी चाहिए। असल में तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि भारत इस दिशा में पीछे नहीं है, क्योंकि उन्होंने अब तक जिन टेक्नोलॉजियों का प्रयोग किया है वे विनाशकारी रहीं और उन्हें तुरंत छोड़ देने की आवश्यकता है। वे भी नई टेक्नोलॉजियों की खोज कर रहे हैं, इसलिए हम उनसे बहुत पीछे नहीं हैं। कमोबेश हम उनके साथ-साथ ही हैं। इसलिए हम सब के लिए, अन्य देशों के लिए भी और हमारे देश के लिए भी यह संभव होगा कि हम मिलकर सचमुच विश्व के लिए, इस पृथ्वी ग्रह के लिए अपना योगदान दें, ताकि मिलजुल कर सहयोग से हम पर्यावरण की रक्षा के उपाय ढूंढ सकें। ब्राज़ील में 2 वर्ष पहले हुए विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन में जिसको सूची 21 को हमने स्वीकार किया था, वह इस बात का अच्छा उदाहरण है और मुझे विश्वास है कि इस कार्यसूची के अनुसार काम किया जा रहा है। यद्यपि कोई भी काम बिना कठिनाइयों से भरा नहीं होता, विशेषकर जब इसे जटिल विश्व में एक जटिल स्थिति में लागू करना पड़े। परंतु मुझे विश्वास है कि स्थिति आशाजनक है और यह आशा बढ़ती जा रही है। और जहाँ तक विश्व के पर्यावरण के भविष्य का सवाल है, वह पहले जैसा अंधकारमय नहीं है। ऐसी टेक्नोलॉजियों को अपनाना संभव होना चाहिए जिनसे पर्यावरण के बेहतर स्तर कायम हो सके, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण मिल सके और व्यर्थ पड़ी चीज़ों की बेहतर व्यवस्था हो सके। पहल करने के ऐसे कई कारण मिलते हैं जिनसे पर्यावरण को होने वाले खतरे को रोका जा सकता है और लागत की दृष्टि से भी वे प्रभावकारी सिद्ध हुए हैं। इस बड़े चिंतनीय विषय पर विचार करते समय हम सबको मिलजुल कर प्रयास करना होगा। हमारी सांस्कृतिक परंपरा विशेष रूप से प्रकृति और पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण रही है, इसलिए हम अपने देसी ढंग से भी इस दिशा में बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि सुधारों का यह मार्ग फूलों की सेज नहीं है, विशेषकर इतने बड़े आकार के एक लोकतंत्री देश में। जिस देश ने भी इस दिशा में चेष्टा की है, यह उनके लिए बड़ा दुष्कर कार्य सिद्ध हुआ है। मुझे इसके बारे में कोई भ्रम नहीं है और राजनीतिक दृष्टि से भी इस मार्ग का चुनाव एक कठिन कार्य था। अध्यक्ष महोदय, नई तालीम में मेरी रुचि उसी दिन से रही है जिस दिन प्रातः स्मरणीय पूज्य महात्मा गांधी जी ने इस विषय पर विचार करने के लिए पहल एक सम्मेलन वर्धा में किया था, जिसमें देश के कुछ शिक्षा शास्त्री और राष्ट्रीय शिक्षा से संबंध रखने वाले कार्यकर्ता आमंत्रित थे। उस दिन से इस पद्धति की जिस प्रकार से जांच और प्रगति हुई है, मेरा उससे कुछ न कुछ संबंध रहा है और इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने आज मुझे शिक्षा संबंधी विचारों को व्यक्त करने का अवसर दिया। यद्यपि मैं जानता हूँ कि ऐसा करने से बहुत अंश में पुनरावृत्ति करूँगा और हो सकता है मेरे मत से दूसरों का, विशेषकर शिक्षा शास्त्रियों का मत ना मिले। इसके लिए अतिरिक्त विचारणीय बात यह भी है कि शिक्षा के संबंध में केंद्रीय और राज्यों की सरकारें आज जो नीति बरत रही हैं, उसका मेरे मत के साथ कहाँ तक मेल होता है और मेरे मत में अथवा उस नीति में परिवर्तन कहाँ तक आवश्यक दिखता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मैं आज जो कुछ कहूँगा वह व्यक्तिगत विचार के रूप में ही समझा और देखा जाएगा और उस पर आप निर्भीकतापूर्वक और निर्लिप्त रूप से भली भांति विचार करेंगे। यह एक मानी हुई बात है कि जो पद्धति आज तक प्राथमिक वर्ग से लेकर विश्वविद्यालयों की उच्चतम कक्षा तक प्रचलित है,
वह वही पद्धति है जिसको ब्रिटिश सरकार ने इस देश में चलाया था और स्वराज्य प्राप्ति के बाद भी अभी तक उसमें कहीं कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है। उसके लिए हम किसी को दोषी भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जिस प्रकार शांतिपूर्वक हमें स्वराज्य प्राप्त हुआ, उसमें यह अनिवार्य था कि स्वराज्य के साथ-साथ वह शासन पद्धति, शिक्षा पद्धति तथा सारा उपक्रम जो अंग्रेजी राज्य में प्रचलित था, उस परिस्थिति के प्रकाश में विचार करें और जो कुछ परिवर्तन आवश्यक जचे उसे अमल में लाएं। समाप्त। दोस्तों, डिक्टेशन लिखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। यदि आपसे छूटता है तो डिक्टेशन को फिर से लिखिएगा, 2-3 बार 4 बार जितनी बार आप हो सके आप उसको लिखिए कि डिक्टेशन लिखने से आपको वर्ड को लिखने की जो आपको फ्लो है वो बनेगा और जब आप अगली बार डिक्टेशन लिखेंगे तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट लगेगा। तो एक ही डिक्टेशन को कोशिश करिए, जो छूट रहा है तो उसको बार-बार लिखिए, चाहे ये डिक्टेशन हो या और भी कोई डिक्टेशन हो, उसको आप कोशिश करिए कि एक ही डिक्टेशन को बार-बार लिखिए। धन्यवाद।